प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन सावधानी सामान्य परिचय के अंदर कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक थ्योरेटिकल भी है, कुछ मामूली सी है, वो नंबरिकल भी है। इसके 3 पार्ट करते हैं। आज ले रहे हैं 2 वीडियो और बनाएंगे। 20 क्वेश्चन आज ले रहे हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन से पहले प्रश्न आपका है, साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी? इसको बोलते हैं पार्ट डी। मेरी बात आपको लिखिए, साझेदारी संलेख क्या है? साझेदारों के मध्य लिखित समझौता पार्ट डी या साझेदारी संलेख कहलाती है। याद रखें, कोई भी साझेदार फर्म को ऋण देता है, पूंजी का अलावा ऋण होता है, तो उसको साझेदारी संलेख के अभाव में ऋण पर ब्याज की दर होती है 6% वार्षिक, 6% वार्षिक दर से पर एनम 6% वार्षिक दर से उसको ब्याज देंगे। याद रखें, साझेदारी संलेख के अभाव में किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है, लोन दिया है, उसको 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाएगा। तब साझेदारी संलेख के अभाव में। नंबर 2, साझेदारी संलेख के अभाव में लाभ विभाजन अनुपात क्या होगा? यदि साझेदारी फर्म के साझेदारों के मध्य लिखित एग्रीमेंट नहीं है या मौखिक एग्रीमेंट नहीं है, कहने का अर्थ है साझेदारी संलेख का अभाव है, तब लाभ हानि का विभाजन होगा हमेशा बराबर अनुपात से होगा। बराबर या समान अनुपात से लाभ हानि है हमेशा साझेदारी संलेख के अभाव में बराबर अनुपात से बांटा जाएगा। बराबर या समान अनुपात से। क्वेश्चन 3, साझेदारी संलेख पार्ट से डी किसे कहते हैं? साझेदारों के मध्य, साझेदारों के मध्य लिखित समझौता, साझेदारों के मध्य लिखित एग्रीमेंट समझौता साझेदारी संलेख कहलाता है। साझेदारी संलेख कहते हैं। तो साझेदारों में जो लिखित एग्रीमेंट है उसको आप कहते हैं साझेदारी संलेख। क्वेश्चन 4, साझेदारी फर्म में साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की विधियों के नाम बताइए। याद रखिए, साझेदारी फर्म में जब पार्टनर्स अकाउंट खोले जाते हैं, उसके 2 मेथड है। नंबर 1, स्थायी पूंजी पद्धति, स्थायी स्थिर स्थायी पूंजी पद्धति, ये पहला मेथड। नंबर 2, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति, 2 मेथड है। नंबर 1 स्थायी या स्थिर या अपरिवर्तनशील पूंजी पद्धति, नंबर 2 परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। याद रखें, साझेदारी फर्म में पार्टनर्स अकाउंट बनाने के 2 मेथड है। नंबर 1 स्थायी पूंजी पद्धति, नंबर 2 परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। क्वेश्चन 5, फर्म की पुस्तकों में खोले जाने वाले खातों के नाम बताइए यदि जबकि पूंजी स्थिर हो। अभी आपको समझा मैंने स्थायी पूंजी पद्धति, परिवर्तन पूंजी पद्धति का पूछा है। इस स्थायी पूंजी पद्धति में कौन कौन से अकाउंट खोले जाते हैं? 2 अकाउंट होंगे। नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। 2 अकाउंट बनेंगे। याद रखें, जब भी स्थायी पूंजी पद्धति हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेकंड, जबकि पूंजी खाते परिवर्तनशील पूंजी पर रखे गए हैं, इसके ऊपर आधार रखे गए हैं, तो 1 अकाउंट होता है, उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों की पूंजी सारी में है, साझेदारों को समझते हैं, एक हाथ में आएगी। क्वेश्चन 6, ऐसी 2 दशाएं बताइए जिससे साझेदारों के स्थायी पूंजी खातों में परिवर्तन हो सकता है। याद रखें, अभी जो आपको मैंने समझाया कि पार्टनर्स जो आपका स्थायी पूंजी पद्धति है, उसमें पहला खाता पार्टनर्स के अकाउंट, उसमें पूंजी में कब बदलाव होता है? तो इसको बता रहा हूँ। नंबर 1, साझेदारों द्वारा
अतिरिक्त पूंजी, अतिरिक्त एडिशनल पूंजी लाने पर, मान लो एक्स्ट्रा पूंजी लाते हैं तो उस समय आप इस तरह की स्थिति में पार्ट का परिमाण चल जाएगा। नंबर 1 स्थिति साझेदार द्वारा अतिरिक्त पूंजी लाने पर। नंबर 2 साझेदारों द्वारा पूंजी की निकासी, पूंजी की निकासी, आहरण करना, निकासी, विड्रॉल पूंजी निकालना, निकासी। दो कंडीशन है। पहले एंट्री होती है कैश अकाउंट बिहार को पार्टिसिपेट अकाउंट हो जाएगा, फिर पार्टिसिपेट अकाउंट बिहार को कैश हो जाएगा। तो दो स्थितियां, नंबर 1 पूंजी एक्स्ट्रा लाने पर और पूंजी निकालने पर। क्वेश्चन साफ बहुत महत्वपूर्ण है। लाभों पर प्रभाव की मदद बताएंगे। नंबर 1 मैनेजर को दे कमीशन, मैनेजर को दे कमीशन। नंबर 2 साझेदारों के ऋणों पर ब्याज, नंबर 3 किसी साझेदार को उसके भवन पर दे किराया, उसके भवन पर दे किराया। इसका ये अर्थ है साधारण फर्म है जो किसी साझेदार की बिल्डिंग में चल रही है, उसको फर्म जो किराया देती है वो भी आपकी लाभों के प्रभाव की मदद होती है। तो 3 मदद आप लिखिए। मैनेजर को दे कमीशन, साझेदारों ने ऋण दिया उसके ब्याज। नंबर 3 किसी साझेदार को उसके भवन पर दे किराया। इसका अर्थ होगा जो साझेदार फर्म का बिजनेस कारोबार चल रहा है तो जो भवन का भी रखा है वो भवन आपका किसी पार्टनर का है और उसको दे किराया। नंबर 8 लाभों पर प्रभाव की मदों को किस खाते में यानी किस पक्ष में दिखाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो लाभों पर प्रभाव की मदे अर्थात वे मदे जिनका चुकाना अनिवार्य है, चाहे फर्म को लाभ हो चाहे हानि हो। तो ये मदे आते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर पक्ष में, के डेबिट पक्ष में। दो प्रश्न पूछे। नंबर 1 कौन से अकाउंट और किस साइड में, पीएनएल अकाउंट लाभ के खाते के डेबिट में डीआर पक्ष में। क्वेश्चन नंबर 9 लाभों के नियोजन की मदों को साधारण फर्म किस खाते में रेखांकित की जाती है। लाभ और नियोजन खाता, लाभ हानि नियोजन खाता, प्रॉफिट पीएनएल कॉर्पोरेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट के अंदर है लाभों के नियोजन या बंटवारे की मदद दिखाई जाती है। क्वेश्चन 10 लाभ और नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में दिखाए जाने वाले 3 मदों के नाम। अब देखना 3 मदों के नाम। नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, साधारण पूंजी से ब्याज। नंबर 2 पार्टनर्स सैलरी, कमीशन, बोनस आदि। और नंबर 3 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सामान्य संचय में ट्रांसफर करना, एक और मतलब ले सकते हैं लाभ हानि जो डिविजिबल प्रॉपर्टी विभाज्य लाभ है, लाभों को ट्रांसफर करना। ये छोटे छोटे हो सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्ट में सैलरी हो, पार्ट में कमीशन हो, पार्ट में बोनस हो। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व उसको आप कह सकते हैं सामान्य संचय, सामान्य संचय में ट्रांसफर करना। भविष्य के अनिश्चितताओं से बचने के लिए कुछ लाभ का हिस्सा है वो संचय में ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। रिजर्व का कुछ दूसरा है जैसे मैंने जनरल से लिखा है। उसके बाद है लाभांश नियोजन खाते के सीआर पक्ष में आने वाले मदें। नंबर 1
P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट, सबसे पहले सीआर में लिखिए नेट प्रॉफिट। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अर्न पर ब्याज, फर्म की लाभ में है साझेदारों के आने की बात है तो सीआर में दो बातें आई, P&L नेट प्रॉफिट और सेकंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और तीसरा आपको हो सकता है P&L का प्रॉफिट लॉस का बंटवारा करना। क्वेश्चन 12 परिवर्तनशील पूंजी खाते के क्रेडिट पक्ष में कौन कौन सी मदें आती है सीआर पक्ष में? नंबर 1 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल साझेदार की पूंजी खाते सीआर में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नंबर 2 पार्टनर कमीशन या सैलरी, पार्टनर सैलरी रेमुनरेशन। तीसरा ले सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट लाभ का हिस्सा आएगा डिविडेंड प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। ये तीन मदे आपको सीआर पक्ष दिखाई होगी, बाय इनिशियल कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट। परिवर्तनशील पूंजी खाते के डेबिट पक्ष में होने वाली मदे कौन कौन सी? नंबर 1 ड्राइंग्स, साझेदारों ने कैसा लिखा है ड्राइंग्स। नंबर 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और नंबर 3 आप ले सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन लॉस, जो हानि में बंटवारा आया है पैसे में वो भी आपको डेबिट में दिखाना होगा। पार्ट में अकाउंट दिया। क्वेश्चन 4 बंद साझेदारी खातों में समायोजित की विधियों के नाम बताइए। इसमें क्या होता है? साझेदारी अंतिम खाते बन चुके हैं, इसके बाद ध्यान आता है कि कुछ व्यवहारों का लेखा करना भूल गए, तब उसका सुधार अगले वर्ष में प्रतिबंधित करते हैं। उसके दो मेथड है। नंबर 1 जर्नल प्रश्न का सुधार, एक जर्नल प्रविष्टि, एक जर्नल प्रविष्टि द्वारा सुधार, एकल प्रविष्टि द्वारा सुधार, ये अगले साल के प्रारंभ होता है। नंबर 2 लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर, लाभ हानि समायोजन में लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज पर इसमें एक एंट्री होगी पहले मतलब में, इसमें एंट्री होगी। क्वेश्चन 15 महत्वपूर्ण सवाल है, यदि प्रत्येक माह के पहले दिन, यदि प्रत्येक माह के अंत में, यदि प्रत्येक माह के मध्य में समान राशि निकाली जाए तो आर्न पर ब्याज की गणना कितने अवधि के लिए की जाएगी? ये साझेदार प्रसंग में जो साझेदारी फर्म के जो पार्टनर्स है उनके द्वारा जो व्यक्तिगत कार्य हेतु घरेलू प्रयोग हेतु डोमेस्टिक यूज के जो पैसा निकाला जाता है उसके लिए कितनी अवधि का ब्याज होगा ये पूछा है। पहला है प्रत्येक माह के प्रारंभ में, तो याद रखें एक निश्चित राशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में के 5,000 रुपये प्रत्येक माह के प्रारंभ में 12 बैलेंस करेगा, तो उस समय इतनी अवधि के ब्याज निकल जाएगा 6.5 महीने, 6.5 माह का ब्याज, 6.5 माह का ब्याज निकाला जाएगा। ये एवरेज पीरियड होता है, औसत अवधि है 6.5 माह। मैंने आपको देखा बता प्रत्येक माह के अंत में 5.5 माह, 5.5 माह, 5.5 माह की अवधि का ब्याज, अवधि का ब्याज प्रत्येक माह के प्रारंभ में 6.5 महीने, प्रत्येक माह के अंत में 5.5 महीने और प्रत्येक माह के मध्य में 6 महीने का ये एवरेज पीरियड है। 6 माह की अवधि का ब्याज होगा, ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखना। ये एक फर्म का साझी है, प्रत्येक माह के प्रारंभ में 5,000 रुपये की दर से नकद राशि का आहरण किया 10% पर एनम वार्षिक दर से, पर एनम प्रतिवार्षिक दर से
आहरण पर ब्याज राशि जाती थी। इसमें आपको अभी पीछे जो 15 सवाल दिया मैंने, प्रत्येक माह के प्रारंभ में औसत अवधि आएगी 6.5 महीने का ब्याज होगा। हर माह पैसा निकालता 5,000 रुपये, प्रत्येक माह के प्रारंभ में 12 बार निकालेगा, 5,000 रुपये इंटू 12 माह, 60,000 रुपये। तो फर्स्ट आप देखना 5,000 रुपये इंटू 12 माह, ये 5,000 रुपये हैं, ये 12 माह है, मंथ्स, बराबर 60,000 रुपये। अब ब्याज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 60,000 रुपये इंटू 10%, 10/100 इंटू 6.5 माह बटे 12, जो भी ब्याज आएगा ये ब्याज इसका होगा। क्वेश्चन 17, बी एक साझी प्रत्येक माह के अंत में 10,000 रुपये की दर से आहरण करता है और ब्याज की दर 10% सेम क्वेश्चन है, यहाँ 10,000 रुपये है। तो प्रत्येक माह के अंत में, तो हर माह के अंत में 12 बार निकालेगा, तो राशि आहरित राशि, आहरित कुल राशि, कुल राशि 10,000 रुपये इंटू ये 12 माह बराबर 1,20,000 रुपये पैसा निकालेगा। ब्याज अब निकालने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,20,000 इंटू वही दर आपके टाइम को भी दर सकती है, इसको टाइम आपको दिए हैं 10/100 इंटू 5.5 महीने का ब्याज होगा, 5.5/12 जो भी ब्याज है। क्वेश्चन 18, सी एक फर्म का साझी जो प्रत्येक माह के मध्य में 10,000 की दर से आहरण करता है, जबकि आहरण पर ब्याज की 10%, आहरण पर ब्याज की राशि जाती है हर माह के मध्य में। तो इसमें एवरेज पीरियड आपके 6 माह आएगा। तो इसमें कुल आहरित राशि, कुल आहरित राशि 10,000 रुपये इंटू 12 माह, हर माह के मध्य में है ये 12 माह, बराबर 1,20,000 रुपये। 1,20,000 रुपये का आहरण करेगा, 1,20,000 रुपये। अब यहां देखिए 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1,20,000 इंटू इधर 10%, 10/100, अवधि होगी एवरेज पीरियड होगा आपका 6 माह, 6/12। अब तीनों को जो भी ब्याज आएगा वो आपको निकालना है। क्वेश्चन 19, ए व बी एक फर्म के साझी हैं। फर्म के अंतिम खाते बनाने के बाद यह ज्ञात हुआ कि ए को 5,000 रुपये वेतन नहीं दिया गया, सुधार हेतु प्रश्न दीजिए। मैंने आपको आज एक क्वेश्चन बताया समझाया था, तो फर्म की जगह उसके बदल चुके हैं, उसके बाद में आप उसका सुधार कैसे करेंगे, जबकि कुछ एडजस्टमेंट करना भूल गए तब आपको एक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। अब दो पार्टनर इसमें हैं, ये पार्टनर्स हैं ए और बी, ये DRCR। अब यहां देखना, फर्स्ट जो आपको लिखना है, जो एडजस्टमेंट नहीं हुआ है वह आपका है, किसको वेतन दिया था, ए को 5,000 रुपये वेतन, ए सैलरी, ए सैलरी एक फर्म का साझी ये है जिसको 5,000 रुपये वेतन दिया था, लेकिन इसका ध्यान दिया नहीं और लाभांश बांट दिया, प्रॉफिट बांट दिया आपने। और उसके बाद में सुधार कैसे करेंगे, तो 1% द्वारा क्या करेंगे, फर्स्ट जो आपका जिसको वेतन दिए उसका लाभ है, ए के CR में था 5,000 रुपये, ए के लिए लाभ ए जी कैपिटल अकाउंट है, ए का DRCR, बी का DRCR, तो ए के जमा होगा और यहाँ कीजिए डैश। अब आप सोचिए 5,000 रुपये फर्म का खर्चा था, उसका लेखा किया ही नहीं और लाभानी बांट दिए, इसका यह अर्थ है कि 5,000 रुपये लाभ हमने ज्यादा बांटे हैं। अब 5,000 रुपये वापस आपको हानि के रूप में बांटना पड़ेगा, तो यहाँ से लॉस ऑन एडजस्टमेंट, लॉस ऑन एडजस्टमेंट। अब यहाँ 5,000 अनुपात आपको दिया नहीं है, आप जानते हैं जब अनुपात नहीं होता है तो सावधानी से के वक्त में अनुपात होता है बराबर। यहाँ आएगा DR में, यहाँ 1:1 से, ये 5,000 रुपये को DR में 2,500 रुपये, 2,500 डैश
जो कीजिए 2500, 5000, 2500 डैश। अब डिफरेंस कीजिए जिस अगर अधिक है, यहाँ डी आर 2500, सी आर 5000 है, तो सी आर होगा आपके 2500 और ये आपका सी आर में ही, तो डी आर होगा 2500, ये डी आर। अब एंटी क्या करेंगे, मैं एंटी कर रहा हूं, एंटी आपकी डी आर कौन हो रहा है, बी, 20 कैपिटल डी आर, ये उत्तर आपका 20 कैपिटल अकाउंट डी आर टू ए कैपिटल, राशि 2500, ये 2500, इस तरीके से होगी एंट्री। अब डिफरेंस 2500, 5000 सीआर है, 2500 डीआर है, तो 2500 सीआर हो जाएगा कौन, ए, और जबकि बी के डेबिट में 2500 सीआर क्वेश्चन, तो बी हो जाएगा डेबिट, तो 20 घंटे का डीआर टू ए तक का क्वेश्चन 20 लास्ट। एबीसी एक फर्म की साझी है और वर्ष के दौरान लाभ हुआ 60,000 रुपए, और जिससे बांट दिया 2-1-1 में, जबकि सही अनुपात बराबर है 1:1:1। अब सुधार हेतु क्या प्रश्न करेंगे, इसके लिए अभी जो बना है बिल्कुल वैसे स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग, स्टेटमेंट शोइंग स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। ये 3 पार्टनर है, ए, बी और सी, डी आर सी आर, 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 डी आर और सी आर, ये पार्टिकुलर्स। अब आप देखिए एडजस्टमेंट क्या है। फर्स्ट आपको जो 60,000 रुपए 2-1-1 में जो बांटा है इसको रद्द कीजिए, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ कैंसल, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ कैंसल। इसका मतलब है आपको जिस अनुपात से आपका क्रेडिट है उस अनुपात से डेबिट करना है, कैंसिल हो जाएगा 2:1:1। अब रुपये है आपका 60,000, 2-1 से आएगा 30,000, 30,000 डेबिट हो जाएगा ए, 30,000, 15,000 और ये 15,000, 15, 30, 60,000, 2-1 से। अब वापस क्रेडिट करना पड़ेगा आपको बराबर अनुपात से, नया अनुपात सही अनुपात आपको बराबर है, ये लिखिए प्रॉफिट क्रेडिटेड, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय 1:1:1। अब 60,000 का 1-1 में आएगा 30,000 रुपए, इससे होगा 20,000, ये 20,000 बी के सीआर में, सी के सीआर में 20,000। अब इसका योग कीजिए 30,000, 20,000, 15,000, 20,000, 15,000 और 20,000। अब आपके लिए इसका डिफरेंस जिस साइड का अधिक को लिखना पड़ेगा आपको, 30-20 डी आर में 10,000 रुपए, ये डी आर, और यहां 20-15 15-20 5,000 हो जाएगा सी आर बी, 15-20 5,000 हो जाएगा सी आर। अब देखिए 10,000 आपका ये डेबिट हो रहा है, बी और सी क्रेडिट हो रहे हैं, एंट्री निकलेगी, मैं एंट्री आपकी यहां पे देता हूं, जगह नहीं है, यहां देखना, डी आर कौन हो रहा है, ए स्टेप अकाउंट डी आर, ये उत्तर इसका एज कैपिटल अकाउंट डी आर टू डी कैपिटल टू सी कैपिटल, राशि 10,000 ए डेबिट हो जाएगा, पूरी खाता इसकी पूंजी बढ़ेगी, और बी और सी की पूंजी 5,000 से बढ़ेगी। ये अगले वर्ष के प्रथम दिन सुधार की एंट्री होगी। तो आपने स्टेटमेंट साइन एडजस्टमेंट बनाया है, एक डीआर से बीडीआर से डीआर से पहले प्रॉफिट को रद्द किया, डेबिट कर दिया, उसी अनुपात से बांटा था। अब वापस
एक्चुअल में जो जिस अनुपात से लाभों को डिवाइड करना था उस अनुपात से बांटिए, तो हमने बांटा, तो डिफरेंस आपके जिस साल का योग किया, डिफरेंस जिस साल का अधिक होगा, अधिक वाले प्रश्न लिखना, तो ए के डीआर होगी 10,000, बी और सी के सीआर में 5,000। नेक्स्ट और इस प्रकार के नंबर के क्वेश्चन लेंगे।